नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जंबो कार्यकारिणी पर ब्रेक। 28 से पहले बदलेगी कांग्रेस। तो ये निर्णय जंबो कार्यकारिणी का तब लिया जाता है जब आपके पास ऑप्शंस अपीजमेंट के यानी संतुष्ट करने के ज़्यादा होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अधिक लोगों को अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो नाराज़गी होगी और बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दें। तो कांग्रेस कोशिश लगातार कर रही है कि वो नए नवाचारी निर्णय ले, ऐसे फैसले करे जो फैसले उसकी पिछली तथाकथित कमज़ोरियों पर कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं का रिपीटेशन हो जाए, उनसे अलग और अलहदा होते हुए वो आगे बढ़े। निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा कर पाते हैं कांग्रेस तो बहुत ही अच्छी बात होगी और ऐसा करना ही चाहिए आपको, क्योंकि कुछ मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और उन मुश्किलों में संतुष्ट करने की कोशिश, निर्णय देर से करना और गुटबाजी, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पीछे धकेलती हैं। लेकिन गुटबाजी से भी अधिक घातक है आपकी चीज़ कि ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स को संतुष्ट करके नहीं एडजस्ट किया जा सकता है। तो पहले देखिए हमारी रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर लगातार बड़े फैसले कर रही है। इसी कड़ी में खबर ये है कि 30 जनवरी को घोषित हुई 3 जिलों की कार्यकारिणी भंग की जाएगी। जंबो कार्यकारिणी पर केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी के बाद प्रदेश कांग्रेस ने नई गाइडलाइन तय कर दी है। अब कमेटियां छोटी होंगी और जिम्मेदारी तय होगी। दरअसल कई जिलाध्यक्षों ने अपने अपने स्तर पर बड़ी संख्या में नाम भेज दिए थे। कुछ जिलों में सैकड़ों नेताओं को जिला कार्यकारिणी में जगह दे दी गई। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में 250 सदस्य, सागर शहर कमेटी में 136 मेंबर, मऊगंज में 50 से ज्यादा पदाधिकारी बनाए गए थे। ये जानकारी जब केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची तो नाराजगी सामने आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीमित और प्रभावी कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए। सबसे बड़ा झटका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में माना जा रहा है, जहां 13 दिन पहले घोषित कार्यकारिणी अब भंग होगी। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस ने नया फार्मूला तय किया है, जिसके तहत 47 बड़े जिलों में 51 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष और जिला संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। वहीं 24 छोटे जिलों में संख्या घटकर 31 होगी। कांग्रेस इसको 2028 की तैयारी से जोड़कर देख रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस संगठन की कमजोरी साबित करने में जुटी है। निर्देश है कि 31 छोटे जिलों में 31 सदस्य और बड़े जिलों में 51 सदस्य, इस तरीके से कार्यकारिणी बनाई जाए। तो वो कार्यकारिणियाँ बनाने के लिए निश्चित रूप से जब एआईसीसी का चूंकि निर्देश है तो वो फाइनल निर्देश है, उसी के अनुसार काम होगा। तो जो हमने इस संबंध में सभी जिला अध्यक्षों को नए निर्देश भी दे दिए हैं, नए फॉर्मेट भी दे दिए हैं और 10 दिनों का समय अवधि भी उन्हें दी है। तो यह जो निर्णय है ये उन सभी पर लागू होगा जो पहले घोषित हो चुकी है या फिर जो घोषित होने वाली है। तो इस तरीके से हम एक बार नए तरीके से एआईसीसी के निर्देश के अनुसार काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रादेशिक स्तर पर संविधान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी बड़ी डिंग हाँकती है, लेकिन आंतरिक रूप से कांग्रेस का जो संगठन का संविधान है, उसकी जो रीति नीति है, उसमें चाहे जब जिस नेता की जैसी इच्छा होती है वैसा उसमें तब्दीली की जा सकती है, की जाती है। प्रदेश के प्रभारी संगठन महामंत्री संजय कामले ने सभी जिलाध्यक्षों को 10 दिन के अंदर नए नाम भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की सहमति से नई कार्यकारिणी घोषित होगी। कुल मिलाकर साफ है कि अब कांग्रेस में संख्या नहीं, संरचना और जिम्मेदारी पर जोर होगा। आशंका ये भी है कि इस फैसले से सैकड़ों नेताओं का कद घटेगा, जिससे असंतोष भी बढ़ सकता है। कांग्रेस में जंबो कार्यकारिणी पर ब्रेक लग चुका है। केंद्रीय नेतृत्व का संदेश साफ है कि संगठन मजबूत चाहिए, भीड़ नहीं। अब देखना होगा कि क्या छोटी टीम से 2028 के चुनाव से पहले कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। तो लगातार नए इक्वेशंस, नए समीकरण। हमारे सवाल देखिए, क्या जंबो कार्यकारिणी की जगह छोटी कार्यकारिणी से संगठन ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, प्रभावी होगा? क्या छोटी कार्यकारिणी का फैसला 2028 की तैयारी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है,
क्या कमेटी भंग होने से नेताओं की नाराज़गी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी? यही वो सवाल है जहां अगर आपने सरेंडर किया तो फिर आपकी कहानी जो है वो थोड़ी हिचकोले खाने लगती है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में है अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका स्वागत है। और इसी के साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के लीडर और स्पोक्स पर्सन, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, तमाम चीज़ें हैं उनके भीतर। मनोज, लगातार कामले साहब सामने आ रहे हैं और AICC की गाइडलाइंस का जिक्र कर रहे हैं। छोटे ज़िलों में 31 और 51 बड़े ज़िलों के लिए बड़ा शुभ अंक है। 31 भी शुभ अंक ही है, एक जहां जुड़ जाए मूल अंक के साथ तो शुभ ही माना जाता है और बढ़ना चाहिए कांग्रेस को। कैसे देखते हैं आप? और इन प्रयोगों के पीछे जब AICC है तो गुटबाजी और नाराज़गी का भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि राहुल जी तो वही है कि एक बार मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया। इसमें सिर्फ इतना सा जो हम देख पा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष को बने तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। जब जिला अध्यक्ष बन रहे तो उसी समय ये तय हो जाता है कि आपकी कार्यकारिणी किस तरह से बनेगी। अब उसके 6 महीने बाद जब कार्यकारिणियाँ बन गई, फिर AICC से निर्देश जारी हो रहे हैं कि कार्यकारिणी छोटी रखना है और बड़ी कार्यकारिणी यदि कहीं हो भी गई है तो उसको स्वाभाविक रूप से जब एक व्यक्ति आके पदभार संभाल लेता तो जो पहला वाला है वो तो अपने आप हट जाता, उसका काम खत्म हो जाता। तो उसी तरह छिंदवाड़ा, मऊगंज, सागर की कार्यकारिणियाँ घोषित हुई थी। और छिंदवाड़ा वो है जहाँ से कमलनाथ आते हैं, तो फिर सवाल भी उठेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि ये हम लोग भी आपस में जब कभी बात करते हैं तो काम करने वाले लोग तो कम होते हैं। ये बात ठीक है कि संस्थान बड़ी संख्या के लोगों से चलता है या कोई पार्टी है। ये भी तो बात है कि बीजेपी में तो पूरा मंत्रिमंडल ही बदल देते हैं वही 16 के 16। समरथ को नहीं दोष गोसाई जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। लेकिन राहुल गांधी शायद इसी मंशा को समझ रहे हैं कि अनावश्यक लोगों को जोड़ने से एक तो काम तय ही नहीं हो पाते। कि आपके पास 900 लोगों की कार्यकारिणी पहले हमने देखी प्रदेश में थी कमलनाथ जी के समय, तो जिम्मा कौन निभाएगा यही तय नहीं हो पाता। तो कम से कम लोगों की होगी। तो शायद इसके पीछे मंशा यही है, एक तो कामों का निर्धारण हो जाएगा और जिसको जो काम सौंपा जाएगा उसका लाभ मिलेगा। पर क्या ये हो पाएगा? और इसके बाद क्योंकि कांग्रेस के भीतर तो बहुत सारी बातें चलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका भी मिलता है। पर यह जरूर है कि 28 को लेकर दोनों दल अलग तरह से काम करें। बिल्कुल। और बीजेपी से मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह प्रेरणा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कांग्रेस सोच रही है कि भाई ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि निर्णय ऊपर से लिए जाएं और निचले स्तर पर उनका क्रियान्वयन, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका अमल में लाना बहुत ताकत से हो, जिससे सवाल ना हो। जैसे बीजेपी में होता है कि आप निर्णय बड़े बड़े कर लेते हैं, अचानक चौथी पीढ़ी को मौका मिल जाता है, चौथी पीढ़ी के नेताओं को अवसर। ऐसा नहीं, कोई नियम नहीं बन गया। आप देखेंगे तो अपवाद भी बराबर मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी वो जो तय कर लेते हैं उस पर उस तरह से फिर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती। पंकज जी, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, आगे बढ़ने की अच्छी बात है। लोकतंत्र में मजबूती, मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष छाया की तरह है। किसी एक का वजूद घटा या कम हुआ या नदारद हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो फिर अपने को कहाँ ढूंढेगा। इसलिए मजबूती बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस कोशिश तो कर ही रही है जी। देखिए सर जी, एक तो ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय पर आपने कुछ अंकों की बात करी, 31 और 51, उसके बीच में एक अंक और सर, 31 में 5 जोड़ लो आप तो 36 हो जाता है सर। तो जो 36 आंकड़ा कांग्रेस में है, कांग्रेस के प्रिय नेताओं के बीच में, और जितनी मधुरता उनकी है और वो जो जब कर्कशता के रूप में राजनीतिक रूप से सामने आती है तो उसका इलाज कांग्रेस के पास नहीं है। और शरद जी, ये कांग्रेस को तय करना है कि 31 रखे, 51 रखे, नहीं रखे, क्योंकि हम सब ने पिछले 20-25 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देखा है, 2003 से विशेषकर। तो जम्बो कार्यकारिणी यानी बड़ी कार्यकारिणी, छोटी कार्यकारिणी, बिना कार्यकारिणी के बने। और बीच में शरद जी ये स्थिति थी कांग्रेस पार्टी में एक जमाने में, लोग कहते थे कि जिस घर पर पत्थर फेंको कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी निकलेगा। ये बात अलग थी कि वो उसके घर के वोट नहीं दिलवा पाता था कांग्रेस पार्टी को। और मनोज जी ने संख्या के अनुमान दिया कि 900 लोगों की यदि कार्यकारिणी यदि आपकी हो तो यही नहीं पता कि कौन क्या करेगा। और जो अभी मूल कल्चर कांग्रेस पार्टी का है, वो मूल कल्चर सर जी लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड और पोस्टर बैनर का, कलमदार कुर्ते का है। और वो जिस अभिजात राजनीति में कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस में जो अभिजात्यता आ गई है वो कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या है। और आप देखिए मनोज जी ने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया कि 6 महीने हो गए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बने हुए।
यदि श्रीमान राहुल गांधी जी तभी तय कर देते कि नहीं अब तक अब 31 और 51 से काम चलाना पड़ेगा, तो ये जगह ही नहीं होती कि आपकी कार्यकारिणी घोषित हो रही है। अच्छा, जब कमलनाथ जी का जिला आता है तो निश्चित तौर पे चर्चा होती है कि कमलनाथ जी के पर कब तक और कितने कतरे जाएंगे। जीतू पटवारी जी जहां मौका मिलता है कमलनाथ जी को पॉलिटिकली डेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सारी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के बीच में जिस सामंजस्य और संवाद के विषय आते हैं और जो एक रूपता नजर आना चाहिए, वो जनता को तो शरद जी नजर नहीं आती। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, इनकी महिमा ये जाने 31 कर रहा है, 51 के बीच में 36 का आंकड़ा। चलिए, आपकी शुभकामनाएं पहुंचाता हूं मैं बुंदेला जी तक। तो अवनीश जी, आपने सुना कि आपके वरिष्ठ मित्र नहीं, मेरे तो बड़े भाई हैं। वो भले ही भाजपा में रहे, कुछ भी बोले, कि मेरे लिए परिवारक सदस्य बड़े भाई की तरह। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और राजनीति का ये स्वरूप जो है, इसको लाना आप जैसे युवा नेताओं की, और पंकज जी भी, मैं युवा ही कहूँगा उनको, उनकी भी जिम्मेदारी है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि गुटबाजी की बात बार बार हो रही है, और 6 महीने पहले कर लेना था, ये निर्णय था तो, कि एक क्लैरिटी होती तो, मतलब कुछ डिसीजंस, ठीक है, ये अधिकार है आपका, आपकी पार्टी के प्रमुख का, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी और क्लैरिटी होती तो बेहतर होता। देखिए शरद जी, ये हमने बार बार कहा है कि जब से जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी जो जिम्मेदारी संभाली है कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरी है, वो गुजर रही है। और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी आप देखें, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी इतना बड़ा नाम, उसके बाद मोहन यादव जी आए, तो हमने भाजपा में भी, राजस्थान में भी कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखे, मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, और शरद जी हम यहाँ भी देख रहे हैं कि निगम मंडलों की नियुक्ति की अगर हम बात करें भाजपा में, तो देखिए अब तक नहीं हो पाई हैं। अब वो जो लोग आशा में थे कि हम निगम मंडल अध्यक्ष बनेंगे, अब हालात ये हैं, वो कह रहे हैं अगर 6 महीने और नहीं बने तो फिर मतलब ही नहीं, फिर चुनाव का माहौल हो जाएगा 2028 का। 1 साल पहले सभी नियुक्तियां निरस्त कर दी जाती हैं, जो कि जैसे शिवराज जी के समय हुआ था। तो देखिए, ये हर पार्टी का अपना अपना निर्णय है, और हम मान रहे हैं कि हाँ, ये जो पंकज जी कह रहे हैं उस बात को भी मैं मानता हूं। और जहां तक छिंदवाड़ा की बात है शरद जी, तो छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला था मध्य प्रदेश में कि जहां सांसद, पूरे के पूरे विधायक, जिला पंचायत महापौर सब कांग्रेस की हुआ करते थे। तो हो सकता है वहां ज्यादा पदाधिकारी बन गए, लेकिन हाँ, अगर राष्ट्रीय AICC की गाइडलाइन है तो उसका पालन किया जाएगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जीतू पटवारी जी को मैं कहूंगा आज की तारीख में धुरंधर, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, सिंघम और सिम्बा की तरह काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है साहब कि आने वाले, पंकज जी हंसिए नहीं, मैं दावा कर रहा हूं जीतू पटवारी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे 2028 में। नहीं, वो शायद इसलिए हंसे कि आपने धुरंधर का जिक्र किया। धुरंधर एक डिटेक्टिव एजेंट सर, तो धुरंधर और वो किनके बीच में काम कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं। तो सर मैं शायद भाई, मतलब जीतू पटवारी जी मैं दावे से कहता हूँ, आता हूँ पंकज जी, आता हूँ, जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार की जोड़ी जो है, सत्ता का सूखा वैसे तो कमलनाथ जी ने खत्म कर ही दिया था, भले ही 15 महीने सरकार चली, आदरणीय पंकज जी भी हमारे साथ थे तब, तो अब, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब उस सत्ता को स्थापित करेंगे जीतू पटवारी और उमंग सिंगार मिलके। मैं दावे से कहता हूं शरद जी 220 सीटें लेकर आएंगे जीतू पटवारी, क्योंकि जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं ना, आप देखें, दौरों पे दौरे, एक बैठक पे बैठक। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं पंकज जी, फिर जी शरद जी, हाँ जी बोलिए। पटवारी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति आदर के साथ में निरादर किसी का नहीं करता, और शरद जी वो जीतू पटवारी जो इंदौर में खुद की अपनी सीट नहीं जीत पाए। ये देखिए पंकज जी, मेरा सुनिए, मेरा आग्रह है, आप बहुत विद्वान हैं, आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी से लेकर, अटल जी से लेकर, दिग्विजय सिंह जी से लेकर, शिवराज जी से लेकर, हाँ सर पूरी बात तो, चुनावी जीत हार से भविष्य तय नहीं होते सर मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, मैं तो इसलिए कहा आदर के साथ, पटवारी जी के प्रति आदर के साथ सर, कि आप सोचिए सर 230 में से यदि जीतू पटवारी जी 220 सीटें जिताने की राजनीतिक क्षमता तो थे कहाँ जीतू पटवारी जी? ये दावा जरूर, इस पर जरूर हम ठिठक सकते हैं। अब तो आ गए ना जीतू पटवारी, अब तो आ गए हैं। 29 लोकसभा हारे पटवारी जी। अवनीश जी ये भूल रहे हैं कि ये जीतू पटवारी जी जो 230 में से 220 का अवनीश जी दावा कर रहे हैं कि वो जितवा देंगे, और जोड़े किसके साथ? उमंग सिंगार के साथ। जोड़ी नहीं तोड़ी है उनकी, तोड़ी। अरे पंकज जी ये भाजपा वालों को लगता है एक्चुअल में, मतलब भाजपा वाले कभी अपने यहाँ का असलियत स्थिति नहीं देखते कि आप क्या चल रहा है। हम बार देखिए, मेरा कहना है कि अक्सर हमारी डिबेट एक दूसरे के दोष देखने का मंच बन जाती है। मुझे लगता है इसमें दर्शक को कुछ नहीं मिलता। एंड ऑफ द डे उसको ये पता चलता है शरद जी की टाई ठीक नहीं है, शरद जी का रुमाल लाल वाला खटक रहा है, शरद जी की नाक अजीब सी है, शरद जी का चश्मा ऐसे फंस जाता है एक कोने में। तो हमने दर्शक को क्या दिया भाई? वो जानना चाहता है कि
पंकज जी की पार्टी कितनी तैयार है, यानी बीजेपी, वो कैसे जवाब देगी। आप लोग अपने गुणों पर या अपनी उपलब्धियों के बजाय आपको लगता है आप उनको पकड़ लेंगे, उनको लगता है आपको पकड़ लेंगे। जी आप अपने गुणों पर आए। ट्रांसफॉर्मेशन हजम नहीं हुए सर। सर जी, सर जी, सर जी, हजम नहीं हुआ सर। जी जी पंकज जी हाँ, कुछ नहीं, 220 तो हमें भी नहीं हुआ, पंकज जी लेकिन कुछ कुछ शुभकामनाएं अलग तो दी जा जी, जी। सकती है। जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप देखें जयवर्धन सिंह, ओमकार मरकाम एवं प्रीवर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जिलाध्यक्ष का पद स्वीकार किया और पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं अपने जिलों में। आप देखिएगा कांग्रेस बहुत मजबूत बनकर उभरेगी। ठीक है, देखिए कमलनाथ जी ने, हकीकत में हम कहते हैं कि कमलनाथ जी ने पूरा प्रयास किया और उनने सत्ता का सूखा खत्म किया भी था। आज भी जो मंडलम सेक्टर बने शरद जी, वो कमलनाथ जी के समय के ही बने हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ठीक है, मतलब 2023 की बाजी कमलनाथ जी नहीं जीत पाए किसी कारण से, कुछ उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ घोषणाएं ऐसी हुई कि हमने नारी सम्मान की बात की और शिवराज जी ने सीधे बांट दिए, मतलब लाडली बहना के माध्यम से, तो उससे भी हमें नुकसान हुआ शरद जी। लेकिन ठीक है, अब देश की राजनीति चूंकि उसी दिशा में चल पड़ी है, हम उसको फ्री बीस ना कहें, हम उसको जन कल्याण कहें, कह देते हैं, तो हम कह रहे हैं शरद जी, हमें ऐसा लगता है कि इसका भी एक सीमा होगी और 2028 आते आते जनता इस चीज़ को समझ जाएगी कि अगर एक तरफ आप हमको लाडली बहना कहते हो, दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर के माध्यम से हमसे पैसे निकालते हो। एक मंत्री आकर हमको धमकी देता है कि अगर रैली में नहीं आए तो हम भाई तुम्हारी वो लाडली बहनाओं का नाम काट दें। तो शरद जी कहीं ना कहीं आप देखिएगा, मैं फिर कहूँगा, धुरंधर जीतू पटवारी, दबंग जीतू पटवारी, सिंघम जीतू पटवारी 200 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे। 220 वाला थोड़ा सा आप 200 पे आए हैं सर, मैं 200 से 220। जी चलिए, शुभकामनाएं बीजेपी को भी और आपको भी कि टक्कर आप अच्छी रखिए दोनों, बिल्कुल जबरदस्त। जैसे अभी सुपर ओवर हुआ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, जी जबरदस्त सुपर ओवर हुआ, और यही मैच चाहिए लोकतंत्र में और यही ताकत चाहिए और जनता भी यही अपेक्षा रखती है। मनोज, फिर मूल मुद्दे पर लौटते हैं। आप कांग्रेस, बीजेपी की तरह कांग्रेस भी आना जाना आपका होता है, किस तरह की एक बॉडी लैंग्वेज आप फील करते हैं? क्योंकि एक न्यूट्रल एंटिटी के नाते मैं समझना चाहूँगा, आपने पहले भी देखा है, 2018 में भी देखा है, 2023 में भी आपने देखा है और अब 2026 में भी आप देख रहे हैं। क्या ये जो प्रयोग हो रहे हैं इन पर डिबेट होती है या अभी भी वो पुरानी जो चुनौतियां हैं उनको लेकर भी कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में संदेह और संशय नजर आता? देखिए, कांग्रेस के भीतर एक चीज़ रही है, यदि जीतू पटवारी किसी टिकट लड़ रहे हैं, किसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो चुनाव जिता कर ले आएंगे और चेहरों के आधारित जो चुनाव होते रहे। कमलनाथ जी की चर्चा इसलिए फिर वही आएगी क्योंकि कमलनाथ जी का क्षेत्र जब रहा है तो कमलनाथ जी के नाम पर ही वहाँ पर चुनाव जीतते रहे शरद जी, और यदि वो कार्यकारिणी भंग होती है तो फिर सवाल उठेंगे। ठीक है, आप 200 का जैसा कह रहे हैं, ठीक है, सपना तो बड़ा देखना ही चाहिए और स्वाभाविक है कि बड़ा आप जब लेकर चलेंगे अपना तो फिर निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ये सब दूर की कौड़ी। जहाँ तक बात परिवर्तन की है तो मैं ये कहूँगा कि लंबे समय से कांग्रेस के कार्यालय भी जाते रहे, बीजेपी भी जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव ये जरूर देखने को मिला है कि उम्मीदें ये होती थी कि सत्ता से लगातार 15-20 साल हो गए, बल्कि अब तो 24 साल होने को आ रहे हैं, बाहर है कांग्रेस और लोग नहीं आएंगे। पर कांग्रेस में पहली बार कांग्रेस के कार्यालय में लोगों का आना जाना लगा रहता है। कार्यकर्ता जो नए जोड़ रहे हैं उसमें कहीं कुछ ऐसा एक भाव पैदा करने की कोशिश की है जीतू पटवारी ने कि ठीक है हम वापसी करेंगे। नहीं तो आप सोचिए कि लगातार सत्ता से बाहर रहकर तो कार्यकर्ता मायूस हो जाता है, पर एक मायूसी थोड़ी सी टूटी है नएपन से। पर यही चैलेंज शायद कांग्रेस के भीतर भी है, क्योंकि यदि छिंदवाड़ा की बात करें या हम राजगढ़ तरफ दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ छत्रप जिन्हें कहा जाता है, तो फिर उनको संभालना पड़ेगा। और दोनों को लेकर यदि कांग्रेस नहीं बढ़ेगी, जो 200 का सपना है, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा होगा, क्योंकि अगले चुनाव में दोनों ही दल बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी से शुरुआत हो गई है। आपने 2 दिन पहले हमने खबर की थी कि बीजेपी ने भी अभी से जिम्मेदारी दे दी है, और वो जिम्मेदारी दी इसलिए है कि जिलाध्यक्ष बना दिए कांग्रेस ने, बड़े नेताओं को बना दिए, तो वो कहीं चुनौती तो है। और मुझे लगता है लेकिन ये कार्यकारिणी जैसी चीज़ें हैं, इस पर बहुत सोच समझकर बहुत पहले निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके संदेश और मैसेज गलत जाते हैं। आप अगर चुनावी नतीजों को देखें तो अपवाद जरूर मिलेंगे, जिसमें 2023 भी है, नहीं तो कांग्रेस कभी रेस से बाहर नहीं। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार 18 को छोड़ दें, 2003 से लेकर उसके बाद 2023 तक 18 छोड़ के वो जीतती जरूर रही है, लेकिन वो कभी चैन से नहीं बैठी चुनाव के पहले। और नहीं बैठने देने के कारण कांग्रेस का यही सक्रियतावाद है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आप जरा सा ढीले हुए तो कांग्रेस तैयार बैठी है। हालांकि कुछ कारण जो चुनौतियों पर हम बार बार बात करते हैं वो कांग्रेस के लिए चुनौती। पंकज जी, निश्चित तौर पर इसका श्रेय बीजेपी को मिलेगा, मिलना चाहिए,
कि आप कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। आप अपने प्रतिद्वंदी के बारे में लाख आपकी भाषा में तंज हो, व्यंग हो, कटाक्ष हो और ऐसा लगे कि आप कुछ समझते ही नहीं कांग्रेस को, लेकिन हकीकत इसके उलट है एकदम। आप उनके हर मूवमेंट पे निगाह रखते हैं, मैन टू मैन मार्किंग करते हैं और अंतिम समय में आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक छुपा रुस्तम की तरह आप बाजी पलटने का दम भी रखते हैं। तो ये सारी स्ट्रेंथ आपको बरकरार रखनी है 28 के लिए भी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी काम करने की एक शैली है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी सिर्फ चुनाव के आधार पर राजनीतिक विषय और राजनीतिक योजना नहीं बनाती। मनोज जी ने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिले प्रभारी निर्धारित है और उनके करनी कार्य क्या है और वो काम शुरू भी कर दिए शरद जी। और जैसे ही 23 का चुनाव खत्म हुआ तो तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी ने 28 के चुनाव के दृष्टिगत जो जो बिंदु हो सकते हैं उन पर काम प्रारंभ कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी शरद जी उस विद्यार्थी के समान है जो साल भर कक्षा में जाते हैं, हर छोटी बड़ी परीक्षा में, यदि वो साप्ताहिक एग्जाम है, दैनिक परीक्षा है, मासिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, सब में अव्वल आने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा अव्वल आने का अभ्यास बना रहे। और यदि अव्वल आने में चूकते हैं तो किन बिंदुओं पर हमको श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ जाने पर काम करते हैं। तो जो नियमित प्रक्रिया है आत्मनिरीक्षण की, सतत संवाद की और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ मिलकर जुटकर काम करने की, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी है, विशिष्टता भी है और एक बड़ी शक्ति भी है। और शायद इस शक्ति को संजोने का काम हमारा मजबूत संगठन, हमारे कुशल नेतृत्व के माध्यम से होता है कि जो समय समय पर आवश्यकता के आधार पर संगठन में जहां आकार देना वैसा आकार देते हैं, जहां सपोर्ट देना सपोर्ट देते हैं, जहां चोट की प्रहार की आवश्यकता है दुरुस्त करने के लिए वहां दुरुस्त भी करते हैं, मतलब कमियों को इंगित भी करते हैं। लेकिन साथ साथ शरद जी अच्छी बात है कि यदि कहीं कोई भी कार्यकर्ता किसी दायित्व निर्वहन में, किसी करने कार्य में यदि समझता है असुविधा है तो तत्काल उसको सुझाव और उपाय उपलब्ध है कि नहीं आपको ये काम करना है। तो पूरी एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में नीचे बूथ से लेके मतदान के दिन तक, बूथ से लेके सरकार की योजनाओं तक, बूथ से लेके हितग्राही तक, हर विषय पर सबके दायित्व सुनिश्चित है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को तुलनात्मक रूप से कांग्रेस की उसमें बढ़त मिलती है। और शरद जी हम कभी भी भ्रम नहीं होते, जो तय कर लिया रीति नीति स्पष्ट है और उस पर विश्लेषण किया, नियमित अंतराल पर सुधार की और आगे चलते जाते। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बुंदेला साहब, तैयारी आपकी अच्छी है और हमेशा मुझे याद आते हैं विवेकानंद की, हर अच्छा काम 3 प्रक्रिया से गुजरता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। राहुल गांधी भी इससे गुजर चुके हैं। उपहास खूब उड़ाया गया, फिर विरोध भी हुआ, अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेता, गुलाम नबी आज़ाद, सब एक तरह से उनकी उपस्थिति को ही प्रश्न के दायरे में लाकर निकलते चले गए। अब बची है स्वीकृति, जो सबसे कठिन है, वो जिससे जूझ रहे हैं अभी वो, कि वो एक्सेप्ट होंगे तभी पार्टी भी एक्सेप्ट होगी, जनता भी उस तरह से उन्हें स्वीकारेगी। शुभकामनाएं मैं फिर दूंगा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा और लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन पुरानी बीमारियों का बैगेज आपको पीठ से हटाना है। देखिए सर जी, मैं तो एक बात साफ बोलूं कि अगर मोहन यादव जी की जगह शिवराज जी होते तो हम ये अभी भी मानते कि हमारी लड़ाई कठिन होती, खुले तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि मोहन यादव जी आए, अब खंडेलवाल जी आए, दोनों लोग देख रहे हैं कि इनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में, इस पूरी सरकार में एक अनुशासन, कौन कितना अनुशासनहीन होता है, इसकी कहते हैं ना एक कंपटीशन सा चल रहा है। कैलाश जी कुछ कहते हैं, उसके बाद विजय शाह जी कुछ कहते हैं, कभी इनके डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कुछ कहते हैं, प्रदीप पटेल जो इनके विधायक उनको किसी मूसा गैंग का डर लगता है, पता नहीं कितने। एक और मंत्री है, महिला मंत्री, मैं उनका नाम भूला, उनका भाई जो है गांजा तस्करी में पकड़ा जाता है। तो और शरद जी कितने सारे बयान हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का कांग्रेस को फायदा हुआ। और ये सत्ता के दुष्प्रभाव शरद जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये दुष्प्रभाव कांग्रेस में कभी नहीं रहे। कांग्रेस में भी 80 के दशक में रहे होंगे, उसी कारण से आज हमारी ये गत है। हम इतने दिनों से, जो अभी कह रहे थे मनोज जी कि 22 साल से ज़्यादा से हम सत्ता से बाहर हैं, यही कारण है। और आज की तारीख में शरद जी हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ 64, 65, 65, 66 विधायक हमारे आए थे। एक विधायक अभी अधर में है, निर्मला
पर हैं या नहीं है, हमारे पास सिर्फ 65 विधायक हैं शरद जी, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, ये हमारा मिनिमम वो है कि इसके नीचे हम नहीं जाएंगे शरद जी, अब हमको यहाँ से पाना ही है। और जीतू पटवारी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं धुरंधर क्यों कह रहा हूँ शरद जी, क्योंकि उनके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ एक तरफ वो पार्टी जिसका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ का है मात्र 10 साल में शरद जी, और कहाँ एक तरफ कांग्रेस जिसका बैंक बैलेंस सिर्फ 180 करोड़ रुपए का है। मतलब कई गुने का अंतर है शरद जी, 1000 गुने का अंतर है, लेकिन फिर भी शरद जी हमारा मनोबल नहीं टूटा, हम लड़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा भी जानती कि अगर हमने जरा सी ढील दी और उनको मालूम कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हम पर गेन कर लेगी। और शरद जी एक बात बताऊं, आप देखें जिस तरह से जीतू पटवारी दौरे करते हैं, जीतू पटवारी के पास क्या है आज की तारीख में, भाजपा की तुलना में उनके पास ना तो अर्थ है ना पार्टी के पास अर्थ है। किस तरह से वो प्रदेश कार्यालय चला पा रहे हैं, किस तरह से वो संगठन चला रहे हैं, आप देखें। मुझे ऐसा लगता है कई बार वो अपने पेट की कटौती करके अपने थाली की रोटी निकाल कर वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए लगा रहे शरद जी, क्योंकि जिस तरह के आर्थिक हालात हैं आज की तारीख में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी 200 से 220 सीटें ला सकते हैं, क्योंकि जनता देख रही है कि जिस ईमानदारी से जीतू पटवारी, इतने सीरियस हैं जीतू पटवारी काम करने के लिए कि जैसे कोई बड़ी बैठक है शरद जी, तो उस बैठक को सफल बनाने के लिए उसके ऊपर भी एक बैठक रखी जाती है, उस बैठक को सफल बनाने के लिए फिर एक बैठक रखी जाती है। तो इतने सीरियस हैं, ये हमने कभी देखा नहीं। देखिए कमलनाथ जी के समय जो था कांग्रेस, आप समझ लें कमलनाथ जी ने जो कार्य किया कि जिस तरह से सत्ता से बाहर किया भाजपा को, लेकिन हाँ मैं कहूंगा जीतू पटवारी की एक अलग यूएसपी है, कमलनाथ जी की एक अलग यूएसपी, तुलना नहीं की जा सकती। लड़ना आपको होगा, और जब आप ये बात कहते हैं कि हमारे संसाधन क्या हैं, तो आपको उस बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए जो 70 और 80 के दशक में, 80 के पहले जनसंघ और 80 के बाद बीजेपी के तौर पे लड़ती रही है, जिसके जब 2 सांसद 80 के दशक में आए तो पूरी पार्टी में एक मायूसी थी, और उस मायूसी को तत्कालीन दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने तोड़ा था कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो लड़ाई हमेशा मनोबल से लड़ी जाती है, और बीजेपी इसका ज्वलंत उदाहरण है। लड़ाई कभी गोला बारूद से और संसाधन से मैं नहीं कहूँगा नहीं लड़ी जाती है, लेकिन भारतीय सेना का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी का और भारत की आज़ादी का इतिहास ये बताता है कि एक छोटी सी लाठी लेकर चलने वाला, लकुटी लेकर चलने वाला महात्मा गांधी, वो भी अंग्रेज़ों पर भारी पड़ सकता है, और जिसके लिए अंग्रेज़ भी ये कहते थे कि गांधी तो नामुमकिन है, उसके आगे क्या कहा जाए। तो ये वो ताकत है जो संसाधन ना होने से मन की ताकत होती है, आपको वही ताकत रखनी होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, नमस्कार।